नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और आपको सीधे ले चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। एमआरओ के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे पास पहले से ही लखनऊ में और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। अयोध्या में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले से कर रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नजदीक हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है और उस पर भी बहुत बड़े निवेश की संभावना बन रही है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ है, इससे सटे हुए क्षेत्र में ही है। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ साथ और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम लोग निवेश की दिशा से आगे बढ़ा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी स्थापित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। एक यहाँ पर और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर के राज्य सरकार आगे बढ़ी है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है और अभी तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे पर भी हमारा कार्य चल रहा है। प्रदेश ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है, खासतौर पर नेपाल से जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब से जुड़े हुए जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उसको 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई। प्रदेश के अंदर
अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को भी प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। खासतौर पर आप देखते होंगे 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उड़ान योजना में आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुके हैं। 2017 तक हमारे जो एयरपोर्ट थे केवल 25 स्थानों के साथ जुड़े हुए थे। आज हम लोग 80 से अधिक स्थानों से प्रदेश को जोड़ चुके हैं। 11 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उन क्षेत्रों में भी बन रहे हैं जहां कोई कल्पना ही नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र में, सोनभद्र के पास, चित्रकूट में, ललितपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये भी चीज़ें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। मुझे प्रसन्नता होगी और उस दिन के कार्यक्रम के 25 नवंबर के कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब आएँ, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उद्बोधन को सुने और यहाँ के विकास को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार जिस दृष्टि से कार्य कर रही है उन सबको मुझे लगता है हर व्यक्ति उसका यहाँ पर दिग्दर्शन भी करेगा। तो 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर आएंगे, तो उनके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में हैं और इस वक्त वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते आगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष बीजेपी की ताकत हैं और उनके बल पर पार्टी फिर से जीत हासिल करेगी। इस दौरान नड्डा ने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद बताया। नड्डा ने विपक्ष और खास करके समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विकास विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रवाद पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। याद करो ये आजाद भारत में कैसे नेता देख रहे हैं। पटेल ने देश को जोड़ा, रियासतों को जोड़ करके एक समृद्धशाली भारत बनाया। पटेल ने देश को एक आत्मा को शारीरिक रूप से ऊपर से नीचे तक जोड़ने का काम किया और देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया। और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी जैसे नेता है, हमारे पास योगी जी जैसे नेता है, हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी है, हमारे पास नेताओं की घड़ी है, लड़ी है, कड़ी है, एक बड़े नेता। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे
ये परिवार में भी बचे हैं, ये परिवारवादी पार्टी है। और हमारे यहाँ हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम हम लोगों ने किया। लोगों ने प्रदेश के साथ और देश के साथ कितना गुमराह करने वाला काम किया। जब टीकाकरण हो रहा था तो हमारे नेता कह रहे थे ये टीका मत लगाओ, ये टीका लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर कहते थे ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यही टीका लगाया ना। लेकिन इन लोगों ने जो देश को गुमराह किया, पूरी जनता को गुमराह करने का काम किया, इस चुनाव में इनको मुंह तोड़ सबक दिलाने का काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में सांसद खेल स्पर्धा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके समापन समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान 10 ब्लॉकों के जीते हुए खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे थे। अनुराग ठाकुर ने जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। सांसद खेल स्पर्धा में कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ट्रैक्टर पर बैठकर खेल मैदान पहुंचे। सांसद खेल स्पर्धा ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयास है जहां पर ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को एक शानदार इवेंट के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। और ये जो खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं, इनको एक स्टेट लेवल पर कैंप का आयोजन जब किया जाएगा तो उनमें भाग लेने का मौका भी मिलेगा। इन्हीं में से बहुत सारे खिलाड़ी भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपने लिए खेलेंगे। और मुजफ्फरनगर में खेल की प्रतिभाओं को गांव से निकालकर पहले ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर पर लाकर एक मकाम पर पहुंचाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देने के लिए सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से बातचीत भी की है। खेल की प्रतिभाओं को गांव-गांव से बाहर लाने के लिए सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी सांसद खेल स्पर्धा चल रही है, जिसमें लगातार जो गांव की प्रतिभाएं हैं उन्हें ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद जिला स्तर पर लाकर बाहर निखारने की एक प्रयास जारी है। लगातार खेल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कबड्डी का खेल चल रहा है और लगातार जो है प्रतिभाएं वो निखर के सामने आ रही हैं। और आज इसका आयोजन भी होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज मुजफ्फरनगर में होंगे। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान है, उन्हीं से पूछते हैं। मंत्री जी, जो ये सांसद खेल स्पर्धा चल रही है, किस तरह की प्रतिभाएं बाहर निकल कर आई हैं? देखिए 8000 खिलाड़ियों ने भाग लिया 10 ब्लॉक के, और करीब उनमें से 640 खिलाड़ी जीतकर जिला स्तर पर पहुंचे। और शायद इन 640 में से आज 50 या 60 खिलाड़ी हम 8000 में से निकाल के लाएंगे, जो जिले में आप कह सकते हैं गांव से बिल्कुल निकले हुए बच्चे, जिन्हें शायद कोई प्लेटफॉर्म ना मिल पाता। और प्रयास रहेगा इनके आगे की ट्रेनिंग की या स्पॉन्सरशिप का प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं आगे मौका मिले। और एक जागरूकता पैदा हुई है गाँव के अंदर कि जिस तरह से सम्मान खिलाड़ियों को मिल रहा है। अब कल 30 इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, इसमें हमारे जनपद से रेणु से 25 यहाँ मौजूद थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि माहौल खेल का बना है। तो ये थे मंत्री संजीव बालियान जी, जिनका कहना है कि हर वर्ष अगर इस तरह की प्रतिभा जो एक प्रतियोगिता होती रहे तो ज़्यादा मुजफ्फरनगर को या पूरे देश को या खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। और आज मंत्री भी मुजफ्फरनगर होंगे और कोई ना कोई सौगात भी मुजफ्फरनगर के लिए देकर जाएंगे। मुजफ्फरनगर से सचिन जोरी, न्यूज़ ऑन इंडिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने दावा किया कि बीएसपी 2007 के चुनाव की तरह 2022 में भी नतीजे देगी। मायावती ने करीब 80 सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ मीटिंग में कहा कि बीएसपी ने 2007 से 2012 के दौरान सत्ता में रहते हुए जो विकास के कार्य किए उनका प्रचार करके ही जनता से समर्थन मांगा जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि 21 अक्टूबर से आप लोग पूरे प्रदेश में यानी कि 75 जिलों में जितनी विधानसभा की सीटें सब में आप लोग पूरे जी जान से मेरे गाइडलाइंस के मुताबिक आप लोग काम में लग गए। और अभी हाल ही में
जब मैं दिल्ली से लौटकर आई तो मैंने अगले दिन ही तो पश्चिमी यूपी के 4 मंडलों की जो आपको 21 अक्टूबर से काम दिया गया था, तो कैडर बराबर जो चल रहे थे उसका रिव्यू किया। और ये विधानसभा की कमेटी और नीचे सेक्टर या पोलिंग बूथ की कमेटी बराबर काम कर रही है नहीं कर रही है, पूरा रिव्यू किया। और उसके बारे में मैंने प्रेस नोट के जरिए मीडिया को भी अवगत कराया था। और इसी क्रम में तो उत्तर प्रदेश में जितनी सुरक्षित विधानसभा की सीटें हैं, कुल मिलाकर 84 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। टोटल 86 जो रिजर्व विधानसभा की सीटें हैं। तो आज मैंने इसी क्रम में तो 86 विधानसभा की जो सीटें उनके विधानसभा अध्यक्ष को आज इधर बुलाया है। और आज मैं कैडर के बारे में और कमेटी के जो सुरक्षित सीटों पे जो पदाधिकारी हैं वो बराबर क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रगति रिपोर्ट है, तो उसका रिव्यू करने के लिए खासकर मैंने आज सुरक्षित विधानसभा के जो पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।